अप्रैल का महीना बहुत ही जबरदस्त रहा मार्केट्स के लिए भी और इंडिया के लिए भी। जहां मार्केट्स ने अच्छा रिबाउंड किया, वहां 22 तारीख को पहलगाम में एक टेरर इंसिडेंट हुआ, जहां पे लोगों को उनकी रिलीजन पूछ के हत्या की गई। 26 आम नागरिक जो भारत के थे, जो कश्मीर में घूमने गए थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद भारत ने बहुत कड़े कदम लिए हैं और इस तरह से लग रहा है कि एक्शन बहुत सॉलिड होगा। पर कभी कभी जंग सिर्फ युद्ध स्थल पे नहीं जीती जाती, जंग डिप्लोमेटिकली और कुछ और टूल्स के थ्रू, जैसे पानी के थ्रू जीती जाती है। इंडस वैली ट्रीटी यानी सिंधु नदी की जो हमारी ट्रीटी थी पाकिस्तान के साथ, जो 1960s में हुई थी, उसको रद्द कर दिया गया है। उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है इकोनॉमिकली इंडिया पे और पाकिस्तान पे, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में इंडस लिख दीजिए। मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि इंडस का क्या इंपैक्ट होगा इकोनॉमिकली। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे, मुझे लगेगा आप इस बारे में जानना चाहते हैं। और अब हम वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट और क्या एक्शन लेगी, ताकि जितना भी हमारे दिल में रोष है, गुस्सा है, नाराजगी है, सबका कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हिसाब होना चाहिए। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं। पर आज की जो वीडियो है वो है कि क्या हुआ अप्रैल के महीने में, क्या डेटा पॉइंट्स है, मार्केट्स कैसी चल रही है। बहुत टाइम से मैंने आपको मार्केट अपडेट्स नहीं दी थी, तो सोचा आज एक मार्केट अपडेट दे दूं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, गोल्ड कैसा चल रहा है, बिटकॉइन कैसा चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम सब जानेंगे म्यूचुअल फंड से लेके स्टॉक मार्केट से लेके कौन से वो इंडेक्स है जो अभी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मिड कैप का क्या हाल है, स्मॉल कैप का क्या हाल है। ये सारी चीजें आज की वीडियो में बनाएंगे। गोल्ड के बारे में एंड में जरूर बात करूंगा, तो वो जरूर देखना। क्रिप्टो के बारे में भी बात करेंगे और सारा एकदम वीकली रिव्यू। पर अभी तक आप में से सिर्फ 22% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत मेहनत लगती है। वैसे आपने पिछले महीने हमारे को बहुत प्यार दिया, हमारे 17 मिलियन व्यूज थे यूट्यूब पे। पर मैं चाहूंगा कि और भी प्यार मिले, और भी अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लाऊं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट फर्स्ट लेके आया हूं पूरे हफ्ते और पूरे महीने की अपडेट। और क्या अब हमारे एक्शंस होंगे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हमें क्या करना चाहिए, ग्लोबल मार्केट किस तरफ जा रही है, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक के साथ। और मेरा फेवरेट टॉपिक आप जानते हैं, मैं हमेशा फोकस करता हूं भाई, एसआईपी करते रहो करते रहो करते रहो। तो ये देखिए, ये एक आर्टिकल है जहां लिखा है कि टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स जहां हाईएस्ट एसआईपी रिटर्न्स मिले पिछले 10 साल में। एक कोई फंड है जिसने 20,000 मंथली को 91,67,000 बना दिया है 10 साल के अंदर। यानी आप सोचिए, 20,000 रुपए महीना डालना, यानी करीबन 24 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है और 10 साल में 24 लाख बन गया है 91 लाख, यानी करीबन 67 लाख का प्रॉफिट हो गया है। आपने कोई इंटेलिजेंस नहीं लगाई, कोई दिमाग नहीं लगाया, कोई ध्यान नहीं दिया। इसे हम कहते हैं आरओआई नहीं, आरओटीआई, यानी कि रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। यहां टाइम तो लगा ही नहीं है, तो रिटर्न अपने बहुत जबरदस्त है। ये जानते हैं वो फंड कौन सा है? नो प्राइसेस फॉर गेसिंग, वो फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड एक ऐसा फंड रहा है जिससे सबसे ज्यादा ग्रोथ दी है पिछले 10 सालों में मार्केट्स में, स्मॉल कैप में। अभी इस फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा खराब चल रहा है, पर पहले इसने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। जो कुछ लोग ऑलमोस्ट 8-10 साल से इस फंड में लगे हुए हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाए हैं। ऐसे और भी फंड्स है, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है, उसने भी एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। उसके अलावा आपका फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। तो स्मॉल कैप फंड्स पे तो हमने पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, कौन सा फंड लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, उसके क्या रीजन है, उसको आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा अब ये तो क्लियर हो गया कि एसआईपी करते रहो करते रहो करते रहो, पर लोग सुनते नहीं है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, एम्फी बोलता है। तो अगर आप एम्फी का डेटा देखो तो वापस फरवरी में 44,56,000 न्यू एसआईपीज रजिस्टर हुए थे, पर 54,70,000 छोड़ के चले गए। यानी करीबन 120% के आसपास का ये सिप स्टॉपेज रेशियो था। इस बार क्या रेशियो आया? इस बार का रेशियो भी बहुत खराब आया है। 40 लाख नए एसआईपीज रजिस्टर हुए हैं, पर 51,55,000 छोड़ गए। तो अगर मैं इसका अनुमान लगाऊं तो ये जो फरवरी में रेशियो था, ये 122% था। यानी हर नए 1 एसआईपी पे 1.22 एसआईपीज बंद हो रही थी। और अब जो ये रेशियो है 128% है। यानी अब हर नए एक एसआईपी पे 1.28 एसआईपीज बंद हो रही हैं। क्या आप उनमें से एक है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि क्या आपने या किसी दोस्त ने एसआईपी बंद करी है, और करिए तो क्यों करिए, क्या डर लग रहा था, क्यों आपने छोड़ दिया भाई एसआईपी करना। तो ये डेटा तो स्कैरी दिख ही रहा है फिर से। और आप देख रही है कि कंटिन्यूअसली जो एसआईपी कंट्रीब्यूशन है वो कम हुए जा रहा है। अगर आप यहां से देखें, 26 दिसंबर 2024 में 26,459 करोड़ था, फिर 59 करोड़ कम हुआ, फिर 25,999 के रेंज में, अगर अब ये 25,926 है। पर मुझे अब उम्मीद है कि क्योंकि मार्केट्स ने एक रिबाउंड दिया है, तो शायद वापस इन्वेस्टर्स मार्केट में आ जाएंगे। क्योंकि मार्केट्स में क्या है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स है ना, उनको एक आदत है। उनको क्या आदत है? वो महंगा खरीदते हैं और सस्ता बेच के चले जाते हैं। और जब सस्ते में खरीदने का टाइम होता है तो आते ही नहीं है भाई मार्केट में। और यही बात बार बार वॉरेन बफेट कहते रहते हैं, मैं कहता रहता हूं, सब कहते रहते हैं। मैं वॉरेन बफेट नहीं हूं, पर सब कहते रहते हैं कि भाई जब मार्केट नीचे होती है तब खरीदना। 2020 में आज आप स्टोरी सुनते हो 5 साल बाद, और काश मैंने 2020 में खरीदा होता। अरे अभी भी काश ही है ना। जब आप 2030 में देखोगे, 2035 में देखोगे, तो आप देखोगे यार मैंने अच्छे टाइम पे खरीद लिया। तो भाई खरीदते रहो, इस पे ज्यादा सोचो मत, अपनी एसआईपीज को चालू रखो। और यहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, लोग कहां गलती करते हैं? लोग ये गलती करते हैं, टेंशन में कब आते हैं, जब वो अपने इमरजेंसी फंड को उठा के
एसआईपी में डाल देते हैं। अपने इमरजेंसी फंड को आप ब्लॉक नहीं करिए। इमरजेंसी फंड का काम होता है इमरजेंसी पे आना, इसलिए इमरजेंसी फंड को हमेशा फिक्स डिपॉजिट में रखिए। अब ये तो समझ आ गया कि इमरजेंसी फंड का पैसा एफडी में डालना है ताकि वो हमेशा अवेलेबल रहे, पर एफडी कौन सी ऐसी करे जहां रेट्स भी ज्यादा मिले और पैसा सेफ भी हो। तो उसके लिए मैं आज के वीडियो पार्टनर स्टेबल मनी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। स्टेबल मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अलग अलग बैंक्स के एफडी इंटरेस्ट रेट्स कंपेयर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोले। सीधा एफडी स्टार्ट कर सकते हैं। यहां तक कि कुछ बैंक्स इंस्टेंट विड्रॉल ऑप्शन भी देते हैं, मतलब जब जरूरत हो एफडी तोड़ के पैसे तुरंत अपने अकाउंट में ले सकते हैं जो हमें इमरजेंसी फंड के लिए चाहिए। अभी का टाइम अपना इमरजेंसी फंड इमीडिएटली एफडी में डिपॉजिट करने के लिए सही टाइम है, क्योंकि आरबीआई के रीसेंट रेट कट्स के बाद बैंक्स अपने एफडी के इंटरेस्ट रेट्स ग्रेजुअली कम करते रहेंगे। तो अगर आप हाई इंटरेस्ट रेट्स लॉक करना चाहते हो तो अभी का टाइम एकदम परफेक्ट टाइम है। स्टेबल मनी पर आपको 9.1% एनुअल रिटर्न्स तक की एफडी मिल सकती है, जो करंट मार्केट कंडीशंस में काफी अट्रैक्टिव है। और सिक्योरिटी की बात करें तो आपका पैसा डीआईसीजीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के थ्रू 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड होता है, चाहे बैंक बड़ा हो या छोटा हो। यह आरबीआई की सब्सिडरी है, तो आपका पैसा सेफ हैंड्स में है। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे बॉर्डर्स पे इस टाइम पे काफी टेंशन है, तो अपने इमरजेंसी फंड्स को राइट एफडी में इन्वेस्ट करना बहुत ही जरूरत है, और ये उसके लिए एक राइट सोल्यूशन हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हो तो स्टेबल मनी एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी चेक करें और एफडी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। बैक टू द वीडियो। चलिए वापस आते हैं। तो आप यहां देखिए, हमने देख लिया कि भाई अब इमरजेंसी फंड को हमें एफडी में ही पार्क करना है, बार बार हमें इधर उधर नहीं डालना। जब आप इमरजेंसी फंड से संतुष्ट होते हैं या फिर आप सुरक्षित होते हैं तो फिर आप मार्केट्स में लंबे समय के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारे मार्केट्स ने और पर्टिकुलर इंडेक्सेस ने कैसे परफॉर्म किया। अब देखिए यहां पे आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का ये इंडेक्स है और ये मंथली चार्ट मैंने बनाया हुआ है। अब अगर हम देखें टॉप से लेके, मतलब एकदम टॉप से लेके अगर हम देखेंगे तो ये करीबन 17% के आसपास का इसका मैक्सिमम फॉल हुआ था, 17% का। अब ये ना मार्टिंगल लेवल होता है। आपको अगर मार्टिंगल स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है ना, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मार्टिंगल लिख दीजिएगा। जितना ज्यादा आप मार्टिंगल लिखेंगे मैं समझ जाऊंगा आप स्ट्रैटेजी को समझ आते हैं। मार्टिंगल में क्या होता है? मार्टिंगल एक बेटिंग की स्ट्रैटेजी है, जहां पे एक पर्टिकुलर लेवल पे जैसे जैसे फॉल होता है आप बेट्स बढ़ाते रहते हो। अब कुछ लोग मार्टिंगल स्टॉक्स में करते हैं, कुछ लोग मार्टिंगल इंडेक्स में करते हैं। क्या मार्टिंगल करना सही रहेगा, क्या मार्टिंगल से प्रॉफिट होगा, कहां स्टॉक्स में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इंडेक्स में करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं एक वीडियो के फॉर्म में आपको दूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में मार्टिंगल लिख देंगे। तो मार्टिंगल लेवल्स पे अगर देखें तो 17% वो लेवल होता है जहां पे आप अपनी बेट को डबल कर देते हैं। तो वहां पे जाके देखिए मार्केट एकदम बॉटम बना के गई, और अब देखिए ये आपका मार्च का महीना था, ये आपका अप्रैल का महीना था और ये मई का महीना था। यानी कि हमने देख लिया है कि मार्च का महीना पॉजिटिव रहा, अप्रैल का महीना पॉजिटिव रहा, उससे पिछले 5 महीने नेगेटिव रहे थे, पर अब पिछले 2 महीने से पॉजिटिव और मे भी अभी माइनरली पॉजिटिव है। 2 महीने में अभी टेंशन बहुत है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के युद्ध की स्थिति बनी हुई है। पर अगर आप अपने बॉटम से देखें, इसको बॉटम से देखें, तो अभी मार्केट ऑलरेडी एक अच्छी रिकवरी करीबन 13% की दे चुकी है। तो अब देखिए, वही तो मैं कहता रहता हूं यार, हर पॉइंट पे एसआईपी करो, हर पॉइंट पे एसआईपी करो। जब मार्केट गिरती है थोड़ा ज्यादा खरीद लो, अपॉर्चुनिटी कैपिटल रखो अपने पास ताकि आप कुछ खरीदी कर सको। पर नहीं खरीद सकते हो क्योंकि आपको उस टाइम डर लगता है, अरे और गिरेगा और गिरेगा। कितना गिर जाएगा? 5% गिर जाएगा, 10% गिर जाएगा। आप अगर 5 लाख रुपए लगाओगे तो 5 लाख का 10% 50,000 होता है, पर 5 लाख जिस दिन डबल होगा तो आपका 5 लाख 10 लाख बन जाएगा। ये बात समझ आए तो कमेंट सेक्शन में रिस्क रिटर्न लिख दो भाई। सिर्फ रिटर्न्स मत करो, रिस्क और रिटर्न दोनों चीजों को साथ में समझो। 21,800 के लेवल पे मार्केट में गिरने की कितनी ताकत थी? 5%, 6%, 10%, उससे ज्यादा क्या गिर जाती? या तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्रैश आता तो आप और मैं सबके बैंड बच जाते। बट उस टाइम पे लॉजिकली ज्यादा गिरने का स्कोप नहीं था, पर आपने नहीं डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे सीख लो, कोई चक्कर नहीं, फॉल्स आते रहेंगे, मार्केट्स गिरती रहेंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं निफ्टी जूनियर, यानी कि निफ्टी के जो अगले 50 लार्ज कैप कंपनीज हैं। तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स भी कहा जाता है उसे। उस इंडेक्स को अगर हम देखें तो वो इंडेक्स है ना सबसे ज्यादा गिरा है, और मेरे हिसाब से ये इंडेक्स एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। देखो आप, ये जो गिरा था टॉप से लेकर अभी तक, ये करीबन 27% गिरा था, और 27% के बाद अब जो ये गिर के ऊपर उठा है तो ये उठ गया है करीबन 17%। तो यानी कि फॉल भी तेजी से गिरा और अभी रिकवर भी ठीक ठाक हुआ है। मुझे लगता है ये एक अच्छा स्पेस है क्योंकि यहाँ पे भारत की अगली 50 कंपनीज है। अगर आप इसका हिस्टोरिकल रिटर्न देखें तो एक बहुत सिग्निफिकेंट रिटर्न इसने दिया है। यहां से लेके, अगर मैं यहां से देख लूं, यहां से लेके यहां तक, तो आप देखेंगे कि करीबन सिर्फ 18-19 महीने में इसने 2x कर दिया था पैसा। बहुत सिग्निफिकेंट रिटर्न्स है। तो यहां पे इसके पास स्पेस है आगे बढ़ने की, क्योंकि ये भारत की अगली 50 कंपनीज है। आइए अब देखते हैं निफ्टी मिड कैप क्या कहता है। तो हम निफ्टी के अगली 150 कंपनी देखेंगे, विच इज कॉल्ड निफ्टी मिड कैप। ओके, तो निफ्टी मिड कैप 150 कंपनीज। ओके, यहां पर देखें तो यहां पे भी इंडेक्स काफी गिरा था और पिछले 2 महीने में ये पॉजिटिव ही चल रहा है। अभी हल्का सा नेगेटिव चल रहा है क्योंकि कुछ न्यूज आ रही है कि मिड कैप में और करेक्शन हो सकती है। तो अभी तक बट ये फिर भी नीचे से लेके 18% ऊपर जा चुका है। भाई अपॉर्चुनिटी काफी हद तक खो चुके हो आप।
है ना, अपॉर्चुनिटी बहुत हद तक हो चुके हो। बहुत लोग कह रहे हैं मिड कैप के बारे में, आइए वो न्यूज भी देख लेते हैं मिड कैप की। तो आप ये न्यूज देख सकते हैं, मैसिव बबल इन मिड कैप्स ब्रेस फॉर अनदर 30% करेक्शन, सौरभ मुखर्जिया कह रहे हैं। अगर आप सौरभ मुखर्जिया को नहीं जानते तो ये इन्होंने एक बुक लिखी थी कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, काफी अच्छी किताब लिखी है, और इनका वन ऑफ द बिगेस्ट पीएमएस चलता है भारत में, मार्सलिस। दो मार्सलिस ने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है पिछले कुछ समय में, बट इनके मन में अभी भी लग रहा है कि इनको की 30% के आसपास की करेक्शन हो सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पर आते हैं वापस हम अपने मिड कैप पे। तो मिड कैप पे ऑलरेडी 17% का गेन हो चुका है। थोड़ी न्यूज खराब आई तो हो सकता है कि अभी मई के महीने में हल्का सा 0.68% का ड्रॉप है, पर पिछले 2 महीने में ये ऊपर जा रहा है। आइए देखते हैं स्मॉल कैप क्या कहते हैं। तो अब हम स्मॉल कैप के 250 देखेंगे। मैं सबको एक बात हमेशा कहता हूं कि आपको अगर मार्केट्स के बारे में ज्यादा नहीं पता ना, तो आप ये 4 इंडेक्स है, निफ्टी 50, निफ्टी जूनियर 50, जिसे निफ्टी नेक्स्ट 50 भी कहा जाता है, निफ्टी जूनियर भी कहा जाता है, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250। इन इंडेक्स के ईटीएफ ही लेके रख लो यार, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, फिर भी आप अच्छा रिटर्न, बहुतों से बहुत अच्छा रिटर्न बना लोगे। मैं इतने क्लाइंट से मिलता हूं, सब लोग कहते हैं सर जो हमने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला उसमें तो पैसे बढ़ गए, जो हम खुद रोज स्टॉक्स करते रहते हैं उसमें हमारे पैसे नहीं बढ़ते। आपका भी ये हाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मी कर देना, मैं समझ जाऊंगा। तो अब आप देखिए स्मॉल कैप में भी देखेंगे तो मैसिव फॉल आया था, पर पिछले 2 महीने में जब से रिकवरी चालू हुई है तो 15% स्मॉल कैप भी बढ़ गया। अब सोचिए 15% का आपने अपॉर्चुनिटी खो दिया अगर आप यहाँ पे एसआईपी नहीं कर रहे थे। अब कितना बताऊं, एक ही चीज बार बार बताता रहता हूं। चलो अब आईटी में मैंने बोला था कुछ सेक्टर्स को देखते हैं। आईटी में बहुत बाजा बजा है। आईटी में अगर आप टॉप टू बॉटम फॉल देखेंगे तो टॉप टू बॉटम का फॉल आईटी में करीबन 32% का आया इंडेक्स लेवल। पर्टिकुलर स्टॉक्स तो 40-40, 50-50% भी गिर गए हैं, पर सिर्फ इंडेक्स लेवल पे भी 32% का ड्रॉप आया है आईटी में। ये क्यों हुआ? क्योंकि यूएस में बहुत अनसर्टेनिटी चल रही थी, और आप जानते हो कि इंडिया का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है वो है आईटी और उसके बाद है फार्मा। तो आईटी और फार्मा की सबसे ज्यादा जो है धजिया उड़ी है। और क्या कहते हैं यहाँ पे जो पट गिरा उसके बाद से अभी कुछ रिकवरी हुई है, वो करीबन 18% के आसपास की रिकवरी हो भी गई है, क्योंकि ट्रंप ने 90 डेज का वो डाल दिया था कि अभी मैं 90 डेज थोड़ा शांति रखता हूं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब एक ऐसा इंडेक्स है, ठीक है, एक ऐसा इंडेक्स है जो अपने सितंबर के टॉप से ऊपर जा चुका है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, नीचे जरूर लिख देना कि कौन सा वो इंडेक्स आपको लग रहा है जो अपने सितंबर के टॉप को तोड़ चुका है। ऐसा कोई और इंडेक्स नहीं है, सिर्फ वो एक इंडेक्स है। तो वो जो इंडेक्स है आपकी आंखों के सामने, वो है निफ्टी बैंक इंडेक्स। निफ्टी बैंक इंडेक्स ने अपने सितंबर के टॉप को तोड़ा। ये देखिए इसका सितंबर का टॉप था, ये जो ऊपर वाली लाल लाइन है, वहां से लेके जब ये नीचे गिरा तो ये गिरा करीबन 12%। अब आप देखिए जब ये फॉल हुआ 17% गिरा, ये 12% गिरा, तो यानी ये गिरा भी उतना ज्यादा नहीं था। क्यों? क्योंकि इंडियन बैंक्स में बहुत स्ट्रेंथ है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और जैसे ही उठने की बारी आई तो भाई इतना तेजी से भागा, इतना तेजी से भागा कि अपने बॉटम से लेके आज तक ये करीबन 16-17% ऊपर जा चुका। और ये अकेला एक लौता ऐसा इंडेक्स है जिसने अपने 2024 सितंबर जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट था उसको भी ब्रीच कर दिया। तो आपका क्या बैंकिंग स्टॉक्स में कुछ किसी प्रकार का एक्सपोजर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पर ये एक इंडेक्स है जो कंटिन्यूअसली अच्छा करे जा रहा है, परफॉर्म करे जा रहा है। बैंक्स के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं एचडीएफसी ऑल टाइम हाई है, आईसीआईसीआई बहुत अच्छा चल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत आगे चला गया, तो काफी प्राइवेट बैंक्स खासकर बहुत अच्छे चले, तो उनकी वजह से ये जो इंडेक्स है ये बहुत आगे भागा है। अब एक बहुत अच्छी न्यूज है उन लोगों के लिए जो पीएमएस में पैसा डालना चाहते थे पर उनके पास 50 लाख नहीं थे पर 10 लाख रुपए थे। तो आपको पता है एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च हुआ था, तो अब इंडिया फर्स्ट एसआईएफ आने वाला है बहुत ही जल्दी, अगले 10 से 15 दिन में उसको अपना अप्रूवल मिल जाएगा और हम उसको यूज कर पाएंगे। एसआईएफ क्या था उसके बारे में अगर आप कंप्लीट वीडियो जानना चाहते हैं तो एसआईएफ लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए जितने जितने प्रकार के आप कमेंट्स लिखेंगे उतना मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा बार बार। तो एसआईएफ जब आप लिखेंगे तो मैं उस पर डिटेल बनाऊंगा, बट कुछ आपको बता देता हूं। एसआईएफ एक बेसिकली अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। म्यूचुअल फंड्स क्योंकि बहुत छोटे तबके के लेवल के भी लोगों का पैसा मैनेज करता है, जहां पे मिनिमम एसआईपी करीबन 250 भी होती है, 500 भी होती है, वहां पे अग्रेसिव स्टैंड लेना म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि लार्जर पब्लिक का पैसा है। कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत अच्छा रिस्क ले सकते हैं, वो पीएमएस में डालते हैं पैसा जहां पे 50 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, या फिर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में डालते हैं जहां पे 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिनिमम होती है। पर एक ऐसा व्यक्ति है जो बीच में 10-20 लाख रुपए डाल सकता है, वो कहीं भी नहीं आता, ना वो म्यूचुअल फंड में अग्रेसिव स्ट्रेटजी नहीं ले सकता, ना वो पीएमएस में पैसा डाल सकता, ना वो ईआईएफ में डाल सकता। तो वो क्या करेगा? उसके लिए स्पेशली ये कैटेगरी आई है एसआईएफ की, जहां पे 10 लाख रुपए मिनिमम टिकट साइज है, आप 10 लाख रुपए से एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ पे सारे जो अग्रेसिव स्ट्रेटजीज होती है जिसे लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी कहते हैं, डेरिवेटिव्स कहते हैं, ये सब किया जाता है। ये बहुत टेक्निकल बातें हैं, पर बहुत जल्दी अब ये पहला एसआईएफ इंडिया का आने वाला है, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है। अब हम रुख करते हैं अमेरिकन मार्केट्स। तो अमेरिकन मार्केट्स का रुख करें तो ये देखा है कि कल का जो क्लोजिंग था मार्केट का फ्राइडे का, वो नैस्डैक 1.76% ऊपर गया, डाउ जोन्स 1.5 गया और एसएनपी 1.6% ऊपर गया, यानी कि मार्केट्स यहाँ पे भी बुलिश जो है हो चुकी हैं। अब जब मार्केट्स यहाँ बुलिश हुई हैं तो जरा नैस्डैक को समझते हैं। नैस्डैक में ना यूएस की टॉप 100 कंपनीज आती है। अब आप देखिए नैस्डैक ने पिछले कुछ समय में बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दिए। अगर आप यहाँ पे लेट्स से एंटर करते हैं, हाइपोथेटिकली बात करो, अगर आप यहाँ पे एंटर करते हैं जनवरी 2023 में, तो जहां तक ये टॉप बनाया इसने करीबन 2 साल के अंदर पैसा डबल से ज्यादा कर दिया था, 107% का रिटर्न था। पर हुआ क्या तो फॉल हो गया भारी जब वो ट्रंप साहब आए और उन्होंने बहुत कुछ अनाउंस कर दिया, एनवीडिया गिर गया, ये गिर गया, वो कर गया, डीप सीक का इशू हो गया, 27% ये इंडेक्स गिर चुका था अपने टॉप से। और अगर आप आज देखें
तो गिरने के बाद अब जो ये चढ़ा है पिछले एक महीने के अंदर अंदर, तो ये करीबन 20% ऊपर भी चला गया है और अपने टॉप पॉइंट से अब ये ज्यादा दूर नहीं बचा। ये मुश्किल से टॉप पॉइंट से 9% नीचे, 8-9% के आसपास नीचे। तो वापस एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी चली गई अगर आपने नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट नहीं किया। आप नैस्डैक 100 में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? इंडिया में एक ETF चलता है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100, मॉन 100 भी कहते हैं। मैं बहुत बार इसके बारे में बात कर चुका हूं। अगर आप डिटेल में चाहते हैं कि कौन से वो फंड्स हैं इंटरनेशनल ETFs है, तो आप नीचे IETFs लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। मैं इंटरनेशनल ETFs पे एक वीडियो बना दूंगा। पर एक बहुत अच्छा तरीका है नैस्डैक में पैसा डालने का, मैं डालता रहता हूं, बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यही वो कंपनीज है दुनिया की जो सबसे बड़ी 100 कंपनीज है और यही जो है एक बहुत अच्छा आपको बुल रन दे सकती हैं अगर आप देखें हिस्टोरिकली भी। पर अगर मैं 2008 के क्रैश से देखूं तो इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, करीबन इसने 20 टाइम्स के रिटर्न दे दिए हैं 17 साल के अंदर, विच इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रिटर्न्स। और अपने टॉप पॉइंट से अब ये ज्यादा दूर नहीं बचा है, यानी कि जैसे ही इसको ब्रीच करेगा तो हो सकता है एक ब्रेकआउट आए और हमारे को फिर से पैसा बनाने का मौका मिल जाए। अब आते हैं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन ने बहुत ऊपर नीचे करके रखा है भाई, बहुत तबाही मचा के रखी है। पहले तो ये भागा जब डोनाल्ड ट्रंप साहब बन गए प्रेसिडेंट, उसके बाद ये नीचे गया और अब वापस ये रिकवर करके 96,000 पे आ गया। पिछले एक महीने में इसने अपने बॉटम से लेके ऊपर तक जो है करीबन 34% का गेन कर लिया। पर हमेशा याद रखिए जब बिटकॉइन गेन करता है जो उसके छोटे भाई बहन, मैं हमेशा बताता रहता हूं कि छोटे भाई बहन में ज्यादा उछाल आता है या ज्यादा गिराव आता है। तो अगर हम देखें सोलाना जैसे एक एग्जांपल है, तो सोलाना में अगर हम देखते हैं तो वहां पे कितना राइज आया है जहां से ये बॉटम से गिरा, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि 63% का राइज आ चुका, 62% का राइज आ गया। तो यहां पे आपको समझना होता है कि बिटकॉइन के साथ ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं मैं इस पे डिटेल वीडियो बनाऊं, मैं बिटकॉइन पे भी काम करूं आपके साथ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत करता रहता हूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिटकॉइन लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर पूरा डिटेल एजुकेशन भी बनाऊंगा और धीरे धीरे आपको ट्रेड करना भी सिखाऊंगा। बेसिक, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना होता, कम पैसों से भी ट्रेड हो सकता है। तो बिटकॉइन लिखिए, मैं आपको बता दूंगा। बट यहाँ पे लॉजिक क्या चलता है? लॉजिक ये चलता है कि बिटकॉइन मदरशिप है, उसके नीचे बच्चे हैं, तो बिटकॉइन ज्यादा गिरेगा, अगर 10% गिरेगा तो बच्चे 30% गिर जाएंगे, बिटकॉइन 20-30% चढ़ेगा तो बच्चे 60-70% चढ़ जाएंगे। तो ये चलता रहता है। यहाँ पे बहुत अच्छा खेल खेला जा सकता है और काफी अब तो पोर्टल्स आ चुके हैं इंडिया में जो जिसपे FIU रजिस्टर्ड हो गए हैं, जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप अगर करते हैं तो मुझे बताइए कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। तो ये जो है क्रिप्टो की कहानी है। क्रिप्टो वापस बिटकॉइन 1 लाख के आसपास पहुंच चुका है। एक कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटजी, और माइक्रो स्ट्रेटजी जो है बहुत टाइम से मार्केट्स में है, लिस्टेड कंपनी है, और ये कंपनी का एक ही काम है कि ये बिटकॉइन खरीदती रहती है और कुछ और क्रिप्टो खरीदती रहती है, इनका एक ही काम है। तो पहले क्या होता था, बिटकॉइन के ना ETFs नहीं होते थे। अब यूएस में ETF है, GLDC करके एक ETF है, आप ETF के माध्यम से भी बिटकॉइन में पैसा लगा सकते हैं यूएस। तो पहले क्या होता था कि जब वो ETFs ये सब नहीं होते थे तो लोग माइक्रो स्ट्रेटजी के स्टॉक में पैसा लगा देते थे, क्योंकि जितना बिटकॉइन बढ़ता था उतना ये बढ़ता था, क्योंकि उनका काम ही ये था। और अब ये क्या कह रहे हैं कि हम डबल डाउन करेंगे अपनी बिटकॉइन बेट पे, यानी कि ये और बिटकॉइन खरीदने वाले, यानी ये कंफर्टेबल हो रहे हैं और इनको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बिटकॉइन अब वापस ऊपर भागेगा। तो देयर इज अ गुड चांस कि बिटकॉइन ऊपर जाए। तो ऑब्वियसली जैसे बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो छोटे कॉइंस, बट छोटे कॉइंस का मीम कॉइंस मतलब नहीं होता भाई, वहां पे बहुत लोग फंसते हैं, बहुत लोग का परेशानी होती है। प्लीज मीम कॉइन नहीं खेलेगा, ठीक है। तो ये एक बात थी। तो अब आते हैं दोस्तों आखिरी सेगमेंट पे हमारे, और वो है गोल्ड। तो गोल्ड पे क्या हुआ? गोल्ड रेट जो है बहुत तेजी से अभी नीचे गिरा, पीछे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए चला गया था, मैंने अक्षय तृतीया पे खरीदा भी था, तब भी वहां पे 97-98 का रेट था, और अभी देखिए 6,700 पर 10 ग्राम नीचे आ गया पिछले 1-2 दिन के अंदर। वो क्यों हुआ है? देखिए गोल्ड को आपको समझना पड़ेगा, गोल्ड एक गद्दा होता है। मैं बार बार कहता हूं गोल्ड गद्दा है। गद्दे का मतलब क्या है कि जब कुछ गलत होता है ना, तब आपको गद्दा चाहिए होता है। तो बीच में क्या हुआ, चाइना और यूएस में ना ट्रेड वॉर बहुत सिग्निफिकेंट हो रही थी। वो रोज आके डोनाल्ड ट्रंप कहता था मैं इतना कर दूंगा, मैं पहले 140% करूंगा, फिर 190 करूंगा, फिर 245 कर दूंगा। तो उस टाइम पे ना अनसर्टेनिटी आ गई तो लोगों को गद्दा चाहिए था। तो गद्दे का मतलब लोगों ने गोल्ड खरीदना चालू किया और मैसिवली खरीदना चालू किया। मैं गोल्ड के चार्ट से दिखाऊं। पर अब क्या है कि यहाँ पे गोल्ड जून फ्यूचर्स में बहुत सारा सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, जहां पे 6,700 रुपए 10 ग्राम कम हो गया ड्यू टू पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इन यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स एंड स्ट्रेंथनिंग डॉलर। अब वापस समझिए कि जो चाइना और यूएस का ट्रेड टॉक था वो वापस पॉजिटिव हो गया। अब क्योंकि वो पॉजिटिव हो गया है तो यानी अब सब ठीक हो रहा है, अब गद्दे की जरूरत नहीं है, अब बंदा नहीं गिर रहा है, तो इसलिए गोल्ड का रेट थोड़ा सा कम हुआ है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड का रेट हमेशा ऐसे जाके कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हो मैं गोल्ड क्या 50,000 पे पहुंच सकता है, बीच में बहुत न्यूज भी आई थी, किसी ने कहा था गोल्ड 50,000 पे पहुंच जाएगा। क्या गोल्ड 50,000 पे पहुंच सकता है, या आप क्या लगता है कमेंट सेक्शन में? अगर आप चाहते हो मैं गोल्ड 50,000 पहुंच सकता है कि नहीं उस पर वीडियो बनाऊं तो बता दो भाई, वो भी बना देंगे, कोई चक्कर नहीं है। आप बोलते रहो, हम वीडियो बनाते रहेंगे जम के आपके लिए। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ गोल्ड। अगर आप गोल्ड को चार्ट के हिसाब से देखें तो पिछले एक महीने में गोल्ड काफी तेजी से नीचे गिरा है, क्योंकि वो यहां तक पहुंच गया था करीबन 35-16 तक। और वहां पे क्या एक आउंस का रेट होता है। वैसे एक आउंस में कितने ग्राम होते हैं अगर कमेंट सेक्शन में बता दो, मजा आ जाए। मेरे को तो पता है, आंसर आपको ऑप्शन दे देता हूं, 20 ग्राम्स, 25 ग्राम्स, 27 ग्राम्स, 35 ग्राम्स। इन चार में से कौन सा ऑप्शन है मेरे को जरूर बताइएगा। तो यहां पे आप देखेंगे कि गोल्ड पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर ये करीबन 9% के आसपास गिर चुका है। वही जो 6,700 आपने देखा रेट ड्रॉप हुआ था, काफी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है। और ये इसलिए हुआ है कि चाइना और यूएस में ट्रेड टॉक्स अच्छे हो गए। तो आने वाले समय में हो सकता है गोल्ड यहाँ पे स्टेबल हो जाए,
पर क्या गोल्ड 50,000 पहुंच सकता है? फिर से मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा अगर आप नीचे गोल्ड 50,000 लिख देंगे तो दोस्तों ये थी आज इस पूरे हफ्ते की और महीने की कहानी। बात वापस सरल आ जाती है। मैं बार बार पता है क्यों अपडेट्स डाल रहा हूं? मैं अपडेट्स इसलिए डाल रहा हूं ताकि मैं आपके माइंड में ये बात बैठा सकूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को देखना नहीं होता। आपको ये नहीं देखना कि आज मार्केट में क्या हुआ है, कल क्या होगा, ये सब नहीं सोचना। सितंबर में किसी ने नहीं सोचा था कि निफ्टी 17% गिर जाएगा, और भगवान कसम फरवरी में किसी ने नहीं सोचा था कि भाई मार्च और अप्रैल के अंदर अंदर निफ्टी जो है वो 10-11% ऊपर चला जाएगा। सबको लग रहा था और गिरेगा और गिरेगा, और यही दुनिया का नियम है। जब गिर रहा होता है तो लोग कहते हैं और गिरेगा और गिरेगा, और जब चढ़ रहा होता है तो लोग कहते हैं और चढ़ेगा और चढ़ेगा, और इसी में सारे इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं। पर जो नियमित तरीके से हमेशा खरीदता रहता है वो डेफिनेटली अपने लिए बहुत जबरदस्त लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है। मैंने आपको एग्जांपल के साथ ही स्टार्ट किया था कैसे स्मॉल कैप में 24 लाख डाला हुआ आज 91 लाख रुपए बन गया 10 साल में, जिसपे आपने कोई इंटेलिजेंस नहीं लगाई है। अब यही 24 लाख की जगह आपने 48 लाख लगाया होता तो आपके पास वहां पे करीबन 1.8 करोड़ होता। आप कितना लगा सकते हैं इस पे डिपेंड करता है। और अपने इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपको पता है इमरजेंसी फंड को क्या करना है, एफडी में डालना। और एफडी करने के लिए आप स्टेबल मनी आपको चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो भाई बहुत सारी चीजें आपने कमेंट बॉक्स में अभी तक लिख दी होंगी, तो मैं इस बार अभी ये नहीं पूछूंगा कि और किस चीज पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे लगता है नीचे आपने बहुत सब लिख दिया होगा। वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना, लाइक करना, पसंद आए तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी क्लैरिटी आए। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।